चलो कहाँ तक गया था आपकी पिछली क्लास में? है टॉपिक कौन सा चल रहा है? हृदय। हृदय की फैक्ट लिखाए या कार्य प्रणाली करा दी हृदय की? फैक्ट लिखाए थे आपके हृदय के। अब आगे देखो इसकी कार्य प्रणाली, जो हृदय की कार्य प्रणाली है वो किस तरह से आपके। तो हृदय की कार्य प्रणाली, हृदय या जो हार्ट है, इस हार्ट की या हृदय की कार्य प्रणाली, इसके आप लोगों के लिए फैक्ट बता दिए थे हृदय के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली क्या है हृदय की। फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि धड़कन कैसे किससे मापन करेंगे, क्या स्थिति है, उन सब चीजों को, किसके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, इस चीज को लिए, इस चीज को भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि किसके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं आपके। अब जो हृदय है उस हृदय की कार्य प्रणाली पर हम लोग बात करेंगे कि जो हृदय है वो हृदय की वर्किंग कैसे, हृदय किस तरह से कार्य करता है, उसकी वर्किंग किस तरह से आपके, उस पर कार्य करेंगे हम लोग। तो जो हृदय है, यदि आपसे कहा जाए कि हृदय की जो आकृति है, हृदय की आकृति कैसी होती है, मनुष्य के हृदय की आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय की जो शेप है, साइज है, आकृति है, आकार है, वो कैसा होता है आपके। तो बंद मुट्ठी के समान, यदि ऐसे मुट्ठी को बंद कर दिया जाए, अंगूठे को क्या है ऊपर निकाल दिया जाए और ऐसे मुट्ठी को बंद कर दिया जाए, तो ये वाली जो आकृति है, इस तरह की जो सेव आ रही है, वो किसकी, आपके हृदय की है। तो आप लोग कह सकते हो बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी नोमा, बंद मुट्ठी नोमा होती है आपकी। यदि अंगूठे को ऊपर निकाला जाए और मुट्ठी को बंद कर दिया जाए, तो इस तरह की जो संरचना होगी, जो आकृति होगी, वो किसकी होगी, हृदय की होगी। तो बंद मुट्ठी के समान या बंद मुट्ठी नोमा जो संरचना होती है वो किसकी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, बंद मुट्ठी नोमा जो संरचना होती है वो हृदय की संरचना पाई जाती है आपके। जो आप लोग किताबों में देखते हो वो तो एक जटिल सा चित्र बना रहता है, हम इसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए एक सिंपल चित्र बनाते हैं कि जो इसकी कार्य प्रणाली हृदय की है किस तरह से। हृदय, ऑल ओवर हृदय को आप लोग देखोगे तो इस तरह की स्थिति है। अब देखो इसके आधार पर जब इसका विभाजन करेंगे आप लोग, ये डबल लेयर्ड होती है ये पूरी, ये दोहरी झिल्ली कह सकते हो आप। इस तरह की स्थिति पाई जाती है इसके अंदर, यहाँ कुछ द्रव पाया जाता है। इसके अंदर इस तरह से स्थिति होती है। अब आप लोग देखोगे कि इस हृदय के जो भाग हैं, ये इधर वाला जो भाग है ये तो कहलाएगा क्या, आपके दायां आलिंद कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा आपके दायां आलिंद कहलाता है। तो इधर वाला जो भाग है वो भाग क्या कहलाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए जो इधर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, तो इसका इधर वाला जो भाग है वो दायां आलिंद कहलाता है। तो दाएं आलिंद के नाम से जाना जाता है, जो इधर वाला भाग है वो दाएं आलिंद के नाम से जाना जाता है आपके। ये जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा आपके,
तो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, दायां निलय। ये किस नाम से जाना जाएगा, दाएं निलय के नाम से जाना जाएगा। मैंने आपसे कहा कि 4 भाग होते हैं इसके, मनुष्य का जो हृदय है उसके 4 भाग होते हैं। 4 में एक तो है दायां आलिंद, एक है दायां निलय। इधर आप लोग देखोगे तो कौन सा है आपके, ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा आपके, बायां आलिंद, बायां आलिंद कहलाएगा। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी है, बाकी जटिलता पूर्ण रहती है। ये केवल हमारी समझ में आ जाए कि है क्या। तो बायां आलिंद, और ये क्या कहलाएगा आपके, बायां निलय कहलाए, बायां निलय कहलाएगा आपके। तो इस तरह से कुल 4 भाग होते हैं हृदय के, या हृदय को कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 चैम्बर होते हैं ऐसा कह सकते हो। तो मैंने आपसे कल बताया था कि हृदय के कुल कितने चैम्बर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं। 4 कौन कौन से चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं आपके, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। कुल कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। अब उसके बाद देखें आप लोग, ये जो है बहुत सारी जो रुधिर वाहिकाएं आती हैं, ये सभी आकर के इस तरह से आती हैं और आकर के यहाँ खुलती हैं। आप जब रुधिर वाहिका वाली चीज पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि एक तो होती है सिरा, एक धमनी, एक केशिका। हमने स्टार्टिंग में बताया था, धमनी और सिरा क्या करती हैं, एक दूसरे को जोड़ती हैं। किसको, धमनी और सिराओं को, सॉरी, कौन जोड़ती है, केशिका। धमनी और सिराओं को कौन जोड़ती है, केशिका जोड़ती है। अब सिरा क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को कहाँ लाएंगी, हृदय की। तो सिरा का जो काम है, उस सिरा का क्या काम है कि जो रक्त है उस पूरे रक्त को विभिन्न अंगों से कह लेकर आएंगी, हृदय तक लेकर आएंगी। तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि यदि आप लोग बोलो कि जो सिरा है उस सिरा में किस तरह का रक्त बहेगा, कि जो सिरा होती हैं रुधिर वाहिकाएं, जो सिरा हैं, इस सिरा के इस टाइप की हैं आपके, तो शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से रक्त कहाँ लेकर आती हैं, अंगों से रक्त हृदय की ओर लाती हैं, हृदय की ओर। तो सिरा अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। अंगों में रक्त कैसा हो जाता है, अनऑक्सीकृत। अरे काम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है आपके, भोजन टूटता है, और रेस्पिरेशन के द्वारा जब भोजन टूटता है, ऑक्सीजन के द्वारा उसका क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। टूटेगा तो क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी आपको, ऊर्जा मिलेगी तो उससे कार्य संपन्न होगा। तो इसलिए वहां रक्त में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, तो किसकी मात्रा बढ़ गई, CO2 की बढ़ गई। तो आप लोग कह सकते हो कि सिराओं अंगों से रक्त हृदय की ओर, हृदय की ओर लाती हैं, लाती हैं। और इनमें किस प्रकार का रक्त बहता है, तो सिराओं में किस प्रकार का रक्त हो गया, अनऑक्सीकृत। कैसा रक्त हो गया, अनऑक्सीकृत रक्त हो गया, अनऑक्सीकृत रक्त हो गया। जबकि तो धमनी आप लोग पढ़ते हो, धमनी क्या काम करती हैं, तो धमनी उल्टा काम करेंगी आपके, हृदय से रक्त किधर ले जाएंगी, हृदय से रक्त अंगों की ओर, अंगों की ओर ले जाती हैं। तो अंगों से हृदय की ओर तो कौन लाती हैं, सिरा, और हृदय से अंगों की ओर कौन ले जाती हैं, धमनी। और धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीकृत। धमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है, तो ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। तो धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त पाया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त में क्या अंतर है। अनऑक्सीकृत रक्त में तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो अनऑक्सीकृत रक्त में तो क्या होगी, O2 की मात्रा तो क्या हो जाएगी, कम, और CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो वो क्या कहलाएगा, अनऑक्सीकृत रक्त कहलाएगा। ऑक्सीकृत रक्त में क्या होगी, ऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो CO2 की मात्रा क्या रह जाएगी, कम। तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकृत रक्त। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सिराएं रक्त को किधर से किधर लाती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंगों से किधर ले जाती हैं, हृदय की ओर ले जाती हैं।
शिराएं किधर से किधर ले जाती हैं, तो लिखें आप लोग, किधर से किधर ले जाती हैं, अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। कैसा रक्त बहता है, अनऑक्सीकृत, जबकि धमनियां हृदय से किधर लाएंगी, अंगों की ओर। कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीकृत। कैसा रक्त हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। तो धमनी और स्राव की स्थिति रहती है, लेकिन है क्या, उनके हम लोग डिटेल से अलग से पढ़ेंगे धमनी और स्राव को। अभी केवल हृदय को समझने के लिए हम लोग केवल सामान्य देख रहे हैं कि धमनी और सिरा रक्त को किधर से किधर ले जा रहे हैं, केवल ये देखना चाह रहे हैं अभी हम लोग कि धमनी किधर से किधर ले जा रही है और सिराएं किधर से किधर ले जा रही हैं आपकी। तो ये धमनी और सिराओं की स्थिति है। सिराएं अंगों से किधर, हृदय की ओर, जबकि धमनी हृदय से किधर, अंगों की ओर। धमनियों में कैसा रक्त, ऑक्सीकृत, जबकि सिराओं में अनऑक्सीकृत हो गया। हो गया। अब देखो हृदय को समझते हैं हम लोग वापस। अब ये हृदय है। अब देखो विभिन्न अंगों से रक्त आ रहा है, विभिन्न अंगों से रक्त कहाँ आएगा, हृदय की ओर। तो जो रक्त लेकर आ रही हैं वो कैसा रक्त होगा, अरे कैसा रक्त होगा, विभिन्न अंगों से हृदय की ओर जो रक्त लेकर आ रही है उनका नाम क्या है, सिरा। का नाम क्या हो जाएगा, सिरा। और सिराओं में कैसा रक्त होगा, अनऑक्सीकृत रक्त होगा। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो अनऑक्सीकृत रक्त है, अनऑक्सीकृत तो रक्त है। अभी अनऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ आ रहा है, हृदय की ओर आ रहा है और हृदय के अंदर आ रहा है। ये हृदय के अंदर आ गया तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे पहले अनऑक्सीकृत रक्त हृदय के किस भाग में आता है, कौन से में हो जाएगा, दायां। बाद में नहीं बनेगा, बनाते चलना साथ में। बाद में इसके बढ़ता हुआ चला जाएगा ये और चीजें इसमें, फिर आपके पकड़ में नहीं आएंगी कैसे बनी है चीज। इसलिए मैंने डायरेक्ट उस चित्र को पीपीटी पे नहीं लाया हूं मैं आपके लिए, कि जो जटिलतापूर्ण आप किताबों में देखते हो वो तो पकड़ में ही नहीं आता है कि किधर से कहाँ जा रहा है। इसलिए हाथ से बनाया है इस तरह से आपके कि आपको पकड़ में आ जाए चीज के कहाँ से कहाँ जा रही है, जिससे रटनी नहीं पड़े। बस इतना सा उद्देश्य है कि आपको एक्स्ट्रा ताकत लगा करके उसको रटना नहीं पड़ेगा, बस उससे बच जाओगे रटने से। बना दिया। अब देखो आप लोग, अनऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से कहाँ आ रहा है, हृदय की ओर आ गया। अब इस हृदय में आप लोग देखोगे तो इस हृदय के अंदर यहाँ पर एक अलग से संरचना पाई जाएगी। इस जगह, इस जगह एक संरचना पाई जाएगी, एक संरचना इस जगह। ये जो संरचना पाई जाएगी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं आपके, इस तरह से। इस तरह से आप, और इस वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इस वाली संरचना को क्या कहा जाता है, इस वाली संरचना को कहा जाता है SAN नोड। कई दफे एग्जाम में आ गया है, संरचना को SAN नोड कहा जाता है, SAN नोड कहा जाता है। अब होता क्या है, ये जो संवेग हैं ये पूरे इस पर फैले रहते हैं, इस तरह से पूरे पर फैले हुए रहते हैं। तरह से फैले हुए रहते हैं आप पूरे के पूरे पर। तो सबसे पहले रक्त किस भाग में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, दायां।
यदि आपसे पूछा जाए कि अंगों से अनॉक्सीकृत रक्त हृदय में सबसे पहले किस भाग में आता है, तो सबसे पहले किस भाग में आता है? दाएं आलिंद। सबसे पहले रक्त की जो एंट्री होती है वो किस भाग में होती है? दाएं आलिंद में होती है सबसे पहले रक्त। अब जैसे ही दाएं आलिंद में रक्त आएगा, किस पे जाएगा? एसएन नोड। एनसीएन नोड एक्टिव होगा, वो ये तंत्र का तंत्र के द्वारा सीधे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, आपके पूरे हृदय इसको क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग। तो यदि आपसे कहा जाए कि हृदय पर नियंत्रण या हृदय की गति पर नियंत्रण कौन रखता है, तो एसएन नोड रखता है, क्योंकि मेडुला ओब्लोंगेटा से जुड़ा रहता है। तो इसी को कहा जाता है हृदय का पेस मेकर। यदि आपसे कहा जाए कि पेस मेकर किसे कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? पेस मेकर। पेस मेकर कहा जाता है। और ये जो पेस मेकर है ये क्या काम करता है? हृदय गति पर नियंत्रण। तो लिख दीजिए आप लोग, क्या काम करता है? हृदय गति पर नियंत्रण रखेगा। हृदय गति पर नियंत्रण। हृदय गति पर, हृदय गति पर नियंत्रण। हृदय गति पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, जो पेसमेकर है वो। तो पेसमेकर हृदय गति पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब उसके बाद में यदि आप लोग देखोगे तो ये जो रक्त है जो अनॉक्सीकृत आया है आपके यहाँ, अब ये आगे जाएगा। आगे आप लोग देखोगे इस तरह से स्थिति रहती है इसकी। अब देखें आप लोग, यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं इस जगह, और इनके मध्य में एक कपाट पाया जाता है। वो कौन सा कपाट होता है? इस तरह से पाया जाता है, जिसको कहा जाता है त्रिबलनीय कपाट। तो यहाँ पाया जाता है आपके दो बलनीय कपाट। इस तरह से कपाट पाए जाते हैं यहाँ पर आपके। इस तरह से पाए जाते हैं आप। एक तो दो बलनीय कपाट होते हैं, एक त्रिबलनीय कपाट होते हैं। तो यहाँ पर जो पाया जाएगा ये वाला, ये तो कहलाएगा त्रिबलनीय कपाट। त्रिबलनीय कपाट कहलाता है। और यहाँ ये पाया जाएगा, ये क्या कहलाता है? दुबलनीय कपाट। दुबलनीय कपाट कहलाता है। यहाँ पर त्रिबलनीय होगा, यहाँ क्या होगा? दुबलनीय कपाट पाया जाएगा। अब इन कपाटों की क्या भूमिका है? अनॉक्सीकृत रक्त सबसे पहले कौन से भाग में आया? दाएं आलिंद। सबसे पहले दाएं में आया। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल चित्र में ही लिखना पड़ेगा आपको। केवल समझते चलो आप, तो चित्र बना लो साथ में, और चीजों को साथ के साथ नोट करते चलो क्या बात चल रही है, बस वो केवल वो समझ में आनी चाहिए, लिखना नहीं है कोई एक्स्ट्रा चीज आपकी। सबसे पहले रक्त किस भाग में आया है? दाएं आलिंद में। तो यदि आपसे कहा जाए कि हृदय के किस भाग में सबसे पहले अनॉक्सीकृत रक्त आता है, तो सबसे पहले कौन से भाग में आता है आपके? तो दाएं आलिंद में आता है। एसियन नोड कहाँ पाया जाता है? तो दाएं आलिंद में। पेसमेकर कहाँ पाया जाता है? तो दाएं आलिंद में। हृदय की गति का नियंत्रण कौन करता है? तो एसियन नोड या पेसमेकर करता है। अब जब ये बढ़ जाएगा तो अब रक्त किस में जाएगा? निलय में। रक्त किस में जाएगा? निलय में। तो ये कपाट खुलेंगे कौन से? त्रिबलनी। और जब ये पूरा खाली हो जाएगा, पूरा इसमें आ जाएगा, तो इसके बाद दोबारा से बंद होगा कपाट। तो इस कपाट के खुलने और बंद होने से, कौन से कपाट के? त्रिबलनीय जो कपाट हैं, इन त्रिबलनीय कपाटों के खुलने व बंद होने से एक विशेष प्रकार की आवाज आती है। इनके कपाटों के खुलने व बंद होने से एक आवाज आती है, उसका नाम क्या है आपके? तो इन कपाटों के खुलने व बंद होने से एक विशेष प्रकार की आवाज आएगी, आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है आपके? लो। क्या नाम है आपके? लो। LUWV। लो। लेकिन बोल चाल में लोग क्या कह देते हैं? लव। बाकी है क्या? लो। तो ये प्रबलनीय कपाटों के बंद होने और
खुलने से जो आवाज आती है उसको क्या कहते हैं, लव की आवाज या लव की आवाज कहते हैं। इसी प्रकार से ये जो दोबलनीय कपाट हैं, इनके खुलने व बंद होने से भी जो आवाज आती है उसको भी क्या कहते हैं, लव की आवाज कहते हैं या लव कहते हैं जिसको आप। और ये जो लुभ या लव है, जो त्रिबलनीय और दोबलनीय कपाटों के खुलने व बंद होने से जो आवाज आ रही है, रक्त आ रहा है, रक्त रुक रहा है, उससे खुलते हैं और क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो इससे जो साउंड उत्पन्न हो रही है, उस साउंड को आप लोगों ने क्या कह दिया कि ये कैसी साउंड उत्पन्न हो रही है, लुभ या लव की साउंड उत्पन्न हो रही है। इसी साउंड को कहा जाता है हृदय की प्रथम ध्वनि। क्या कहा जाता है, हृदय की प्रथम ध्वनि कहा जाता है। तो यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, तो कौन सी है आपके, लव या लुभ? हृदय की प्रथम ध्वनि किसे कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो लुभ या लव की साउंड को क्या कहते हैं, हृदय की प्रथम ध्वनि। किससे उत्पन्न हो रही है, दुबलनीय और त्रिबलनीय कपाटों के खुलने व बंद होने से उत्पन्न होती है। तो दुबलनीय और त्रिबलनीय कपाटों के खुलने व बंद होने से जो आवाज उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, लव या लुभ की ध्वनि कहा जाता है। अब इसके अलावा, अब वो होने को तो वो त्रिविमीय संरचना होती है, ऐसे होती है, पर बोर्ड पे ऐसे बन नहीं पाती है, इसलिए किधर बनेगी, वो इस साइड में बनेगी आपके। अब जो आपके यहाँ पर फेफड़े होंगे, तो यहाँ से एक नलिका जाएगी आपके, होने को ये कैसे होगी, ऐसे होगी। तो ये जाकर कहाँ खोल रही है, फेफड़ों में। मैं एक फेफड़ा बना देता हूँ यहाँ। बाकी कितने फेफड़े पाए जाते हैं, 2 फेफड़े। और फेफड़ा का भी आवरण कैसा होता है, दोहरा आवरण है। और फेफड़े के आवरण को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताया था, क्या कहा जाता है, हाँ? फेफड़े के चारों ओर जो दोहरा आवरण पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्लूरा या फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहा जाता है आपके। अब यहाँ पर इसमें भी कपाट पाए जाते हैं। और ये जो कपाट पाए जाते हैं, इन कपाटों का नाम है आपके अर्धचंद्राकार कपाट। ये जो कपाट पाए जाएंगे इसके अंदर, ये कपाट कैसे होंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कपाट कैसे होते हैं, आपके अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि अर्धचंद्राकार जो कपाट हैं, वो अर्धचंद्राकार कपाट किसमें पाए जाते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट होंगे आपके, अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। अब ये अर्धचंद्राकार कपाट हुए, अर्धचंद्राकार कपाट हुए। ये जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं, इन अर्धचंद्राकार कपाटों का यदि आप लोग देखोगे तो अर्धचंद्राकार जो कपाट हैं, इन कपाटों के खुलने व बंद होने से भी एक आवाज उत्पन्न होगी। और इनके खुलने व बंद होने से जो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को कहा जाता है डुब आवाज या डव। क्या कहा जाता है, डव की आवाज कहा जाता है। और ये जो डव की आवाज होती है, इसको कहते हैं हृदय की कौन सी ध्वनि, द्वितीय ध्वनि। हृदय की द्वितीय ध्वनि, सेकंड साउंड ऑफ हार्ट कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने व बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, डुब की या डब की ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि त्रिबलनीय और दोबलनीय कपाटों के खुलने से किसकी आवाज उत्पन्न होती है, लब की आवाज उत्पन्न होती है। तो दोबलनीय और त्रिबलनीय कपाटों के खुलने से जो साउंड उत्पन्न होगी, जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उसको तो क्या कहा जाएगा, हृदय की प्रथम ध्वनि कहा जाएगा। और अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने में बंद होने से जो आवाज उत्पन्न होगी, उसको क्या कहा जाएगा, हृदय की द्वितीय ध्वनि कहा जाएगा। तो ये साउंड को लेकर है। अब उसके बाद देखोगे आप लोग कि जो रक्त है, अब रक्त जब आगे जाएगा तो रक्त इधर से तो कहाँ गया, इसके थ्रू इसमें आ गया,
किसमें आ गया, आपके दाएं निलय के अंदर आ गया। अब दायां निलय जब बढ़ जाएगा तो यहां से पंपिंग होगी और रक्त ऐसे गमन करता हुआ कहां पहुंचेगा, फेफड़ों, फेफड़ों में पहुंचेगा। अब फेफड़ों में मैंने आपको बताया था कि फेफड़ों में रक्त का क्या होता है, ऑक्सीजन, शुद्धिकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण होगा। शुद्धिकरण तो कहां होगा, किडनी में। फेफड़ों में जो वायु कूपिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या पाई जाएगी, ज्यादा, और इसलिए फेफड़ों में ऑक्सीजन तो क्या होगी आपकी, ज्यादा, और CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम, की मात्रा कम हो जाएगी। तो जो रक्त है उस रक्त का यहाँ फेफड़े में यदि आप लोग देखोगे तो जो फेफड़ा, इसमें रक्त का क्या होता है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है तो फेफड़े में। रक्त का ऑक्सीकरण, और रक्त का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा जो चटकीला लाल रंग का होगा। आपको मैंने बताया था कि जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो रंग कैसा हो जाएगा, चटकीला लाल हो जाएगा, क्योंकि यहां जाकर के ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है और CO2 की सांद्रता क्या है, कम। इसलिए ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन से, तो क्या बना लेगी, ऑक्सीमोग्लोबिन बना लेगी जो कैसे रंग का है, चटकीला लाल रंग का है। तो रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है। अब ये जो रक्त शुद्ध होगा तो ये नलिका पाई जाएंगी इन दोनों के मध्य में, एक यहाँ पर, और इन दोनों के मध्य में जो नलिका पाई जाती है, इस नलिका के द्वारा जो रक्त है अब आगे आएगा और ये ऑक्सीकृत रक्त आगे गमन करेगा और कहाँ आ जाएगा, इस भाग में आ जाएगा, बाएं आलिंद, बाएं आलिंद में आ गया। अब बाएं आलिंद में जब रक्त से भर जाएगा तो बाएं आलिंद का रक्त फिर कहाँ जाएगा, बाएं निलय में जाएगा। अब बाएं निलय से पायकाएं निकलेंगी, और मैंने आपसे कहा कि हृदय से बाहर की ओर जो रक्त ले जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हृदय से बाहर की ओर जो रक्त ले जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, धमनी। हृदय से बाहर की ओर कौन ले जाएंगी, धमनी, और बाहर से हृदय की ओर कौन लाएंगी, सिरा। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। तो इसका मतलब इससे बहुत सारी धमनी निकलेंगी, इसको कहा जाएगा महाधमनी। और इस महाधमनी से छोटी छोटी धमनियां निकलेंगी जो रक्त को कहाँ ले जाएंगी, हृदय के विभिन्न भागों तक ले जाएंगी। वो कैसा रक्त जाएगा, ये ऑक्सीकृत, कैसा रक्त जा रहा है, ऑक्सीकृत रक्त जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकृत रक्त इसके खुलने से कहाँ आ गया, इस वाले भाग में आ गया, और इस तरह से जाएगा ऑक्सीकृत रक्त। तो इनमें कैसा रक्त होगा, ये धमनी होंगी, और धमनियों में कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीकृत रक्त। तो धमनियों में कैसा रक्त होगा, तो ये धमनी होंगी और इनमें कैसा रक्त होगा, ऑक्सीकृत रक्त होगा। तो धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होता है। अब ये ऑक्सीकृत रक्त आगे जाएगा आपके और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। दोबारा से वही भोजन का ऑक्सीकरण करेगी ऑक्सीजन, और दोबारा से कैसा बन जाएगा, अनऑक्सीकृत। फिर दोबारा से सिराओं के द्वारा कहाँ आएगा, हृदय में, और हृदय से कहाँ जाएगा ऑक्सीकरण होने के लिए, फेफड़ों में। तो हृदय तो एक तरह से पंपिंग का ही तो काम कर रहा है भाई, एक माध्यम का कार्य कर रहा है, ला रहा है, फेफड़ों को दे रहा है, फेफड़ों से ले रहा है, अंगों को दे रहा है। तो एक तरह से मोटर का ही तो काम कर रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अभी बताया था, आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो ये बताया था, जो धमनी है उन धमनियों में कैसा रक्त बहेगा, आपकी ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रक्त बहेगा। ये रक्त को हृदय से कहाँ ले जाएंगे, अंगों की ओर, तो कैसा रक्त होगा, ऑक्सीकृत। जबकि सिराओं में अंगों से किधर आएगा, हृदय की ओर, कैसा रक्त होगा, अनऑक्सीकृत। तो सिराओं में तो कैसा होगा, अनऑक्सीकृत, धमनियों में कैसा होगा, ऑक्सीकृत होगा। लेकिन ये दो चीजें तो अब बाधिक हैं। देखो इसको आप लोग देखोगे तो इसमें देखो आप लोग, इस पूरे भाग में कैसा रक्त बह रहा है, अनऑक्सीकृत बह रहा है या नहीं,
तो यहाँ अनऑक्सीकृत था, यहाँ से अनऑक्सीकृत किस में आ गया, दाएं निलय में आ गया। यदि आपसे पूछा जाए कि हृदय का वह भाग जिसमें पूर्णतः अनऑक्सीकृत रक्त बहता है, कौन सा हो जाएगा, दायां भाग, क्योंकि दाएं आलिंद में भी कैसा है, अनऑक्सीकृत, और वही रक्त कहाँ गया, निलय में, तो यहाँ भी कैसा हो गया, अनऑक्सीकृत। तो हृदय का वह भाग जिसमें पूर्णतः अनऑक्सीकृत रक्त बहता है कौन सा हो जाएगा, दाएं। लेकिन ऑक्सीकृत, अब देखो यहां से रक्त ऑक्सीकृत होकर यहाँ आया, कौन से में, बाएं आलिंद में, और यहां से बाएं आलिंद का ऑक्सीकृत कहाँ गया, बाएं निलय, तो पूरे भाग में कैसा हो गया, ऑक्सीकृत। तो हृदय का वह भाग जिसमें पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त बहता है, बायां भाग। हृदय का वह भाग जिसमें पूर्णतः अनऑक्सीकृत रक्त बहता है, दायां भाग। हो गए, तो ये दायां बायां। लेकिन बात ये आती है कि हृदय से अंगों की ओर रक्त कौन ले जाती है, धमनियां। अभी पढ़ा है आपने कि हृदय से अंगों की ओर रक्त कौन ले जा रही है, धमनी। अभी फेफड़ा भी तो अंग ही है, फेफड़ी भी तो अंग है। हृदय से रक्त कहाँ जा रहा है, फेफड़ी की ओर जा रहा है ना। इसका मतलब ये क्या होंगी, क्या होंगी, धमनी होंगी या नहीं। लेकिन रक्त कैसा हो गया, अनऑक्सीकृत, जबकि धमनियों में कैसा बहता है। तो इसलिए इस धमनी को क्या कहा जाता है, असत्य धमनी कहा जाता है, या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। तो वह धमनी जो अपवाद है, या पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, पल्मोनरी धमनी। इसका नाम क्या है आपके, पल्मोनरी धमनी है। तो यदि इसका नाम आपसे पूछा जाए कि क्या नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी हो गया, क्योंकि कैसा रक्त बह रहा है, अनऑक्सीकृत। क्या इसी को आप लोग क्या कह रहे हैं, असत्य। क्या इसी को आप लोगों ने क्या कहा है, असत्य। तो असत्य धमनी या क्या बोल दिया, पल्मोनरी धमनी। तो असत्य धमनी या पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त होगा, तो कैसा रक्त बह रहा है इसमें, ऑक्सीकृत या अनऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रक्त। कैसा बह रहा है, अनऑक्सीकृत रक्त बह रहा है। फिर इसके बाद इस पे आ जाओ, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ रक्त का, ऑक्सीकरण होकर के रक्त कहाँ आया, बाएं आलिंद में आया या नहीं, बाएं आलिंद में आ गया। अब बताइए इसमें कैसा रक्त है, अंगों से हृदय की ओर रक्त कौन लाएंगी, सिरा या धमनी, सिरा लाएंगी ना। और सिराओं में कैसा रक्त होना चाहिए, अनऑक्सीकृत होना चाहिए। लेकिन ये तो ऑक्सीकृत आ रहा है या नहीं, ऑक्सीकृत आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपवाद है, ये भी क्या है, अपवाद है। तो ये क्या कहलाएगी, पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा, क्या आप लोग क्या कहोगे, या तो पल्मोनरी सिरा या असत्य सिरा। पल्मोनरी सिरा, क्या आप लोग क्या कहोगे, असत्य सिरा। क्या को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस सिरा, और इसको क्या कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी कहा जाता है आपके। तो इसमें कैसा रक्त बह रहा है, ऑक्सीकृत। एक अपवाद हो गई है, क्योंकि इसमें कैसा रक्त बह रहा है, ऑक्सीकृत। जबकि होना कैसा चाहिए, अनऑक्सीकृत होना चाहिए, लेकिन है कैसा, ऑक्सीकृत रक्त। तो एक अपवाद हो गई सामान्य उनका, सामान्य उनका क्या हो गई, एक अपवाद हो गई आपके। तो इनमें कैसा रक्त बहता है, अनऑक्सीकृत बहता है, जबकि इसमें कैसा बहता है, अनऑक्सी। अब इस तरह से रक्त रेगुलर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो ये जो वाला भाग है, ये जो दोनों निले हैं, इन निलय में यदि देखा जाए तो जो दायां निलय है ये बड़ा होता है, बजाय किसके, बाएं निलय, बाएं निलय। इन सब में छोटा कौन सा होता है, बायां निलय होता है, इसलिए छोटा सा बनाया है मैंने आपको। सब में छोटा कौन सा होता है आपके, बायां निलय होता है। और इस बाएं निलय की ओर देख रहे होंगे, मोटी सी दीवार है, इस वाले निलय की तुलना में 3 गुना ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि यहां से क्या होनी है, पंपिंग होनी है।
ये तो पूरी कार्य प्रणाली है, लेकिन रक्त ऐसे तो जाएगा नहीं, रुक रुक कर थोड़ी जाएगा, तो होगा कैसे? तो आपको ध्यान रखना है, देखो संकोचन और शीतलन दो क्रियाएं होती हैं इसमें। पहले बना लिया क्या? जो नहीं बनाया वो बनाया जल्दी। एक दो लिख रहे हैं तो लिख लें। लिख दिया। अब देखो आगे, अब बात चल रही है कि इसमें क्या होगी, संकोचन और शीतलन की क्या होंगी, क्रियाएं होंगी। जो हृदय है, इस हृदय के अंदर ये जो हृदय है, इसमें एक तो होती है आपकी संकोचन की क्रिया, तो एक होती है आपकी अनुशीतलन की। एक तो होती है संकोचन की और एक क्या होती है, अनुशीतलन की क्रिया। दोनों क्रिया जब हो जाती हैं कंप्लीट तो उसको कहा जाता है एक हृदय चक्र। संकोचन होगा वो क्या होगा, अनुशीतलन का मतलब है फैलना। अनुशीतलन का मतलब क्या है, फैलना। सिस्टोल और डायस्टोल बोलेंगे। संकोचन को क्या कहेंगे, सिस्टोल, अनुशीतलन को कहेंगे डायस्टोल। कोई बताने जा रहे हैं। तो जो संकोचन होगा ये क्या होगा, अनुशीतलन, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल होंगी। ये दोनों प्रक्रियाएं जब होंगी तो कंप्लीटली जब संकोचन के बाद अनुशीतलन हो जाएगा, तो इसका मतलब अनुशीतलन के बाद दोबारा से क्या होना है, संकोचन। एक बार हृदय फैल गया, रक्त आ गया, फिर दोबारा से दबेगा तो रक्त जाएगा। इसका मतलब अनुशीतलन के बाद संकोचन होना है या संकोचन के बाद क्या होना है, अनुशीतलन। अल्टरनेटिव क्रम में चलेंगी तो एक संकोचन और एक अनुशीतलन को मिलाकर कहा जाता है एक हृदय चक्र। एक हृदय चक्र कहा जाता है। और ये जो एक हृदय चक्र है, इस एक हृदय चक्र में जो समय लगता है 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दास, तो कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि एक हृदय चक्र में कितना समय लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है एक हृदय चक्र में। मतलब संकोचन और अनुशीतलन दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, एक हृदय चक्र। उसमें कुल समय कितना लगेगा, तो 0.8 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। एक मैंने आपको बताया था कि जो दायां निलय है, दायां निलय, ये दायां निलय बड़ा होता है बजाय किसके, बायां निलय। तो बाएं निलय की तुलना में आकार के आधार पर यदि देखा जाए तो आकार किसका ज्यादा होगा, तो दाएं निलय का आकार ज्यादा होता है बजाय बाएं। तो ज्यादा आकार किसका होगा, दाएं का, बजाय किसकी, बाएं निलय की तुलना में। तो ये तो आकार के आधार पर अंतर हो गया। इसके अलावा आप लोग और देखिए, दाएं निलय का आकार ज्यादा होता है बजाय बाएं निलय के। लेकिन यदि इसकी भित्ति की मोटाई देखी जाए, देखो ये जो भित्ति है, ये जो भित्ति है, इस भित्ति की जो मोटाई देखी जाए, इस वाली भित्ति की, तो ये जो मोटाई है वो किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी आपके बाएं निलय की। क्योंकि बाएं निलय पर पंपिंग ज्यादा होगी, ज्यादा होगी जब तो विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा रक्त। ज्यादा प्रेशर किस पे रहता है, बाएं निलय पे रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मोटाई देखी जाए भित्ति की, तो भित्ति की मोटाई किसकी ज्यादा पाई जाएगी, तो भित्ति की मोटाई किसकी ज्यादा पाई जाएगी,
तो भित्ति की मोटाई की यदि हम लोग बात करें, भित्ति की मोटाई, भित्ति या जो दीवार कह सकते हो आप लोग, मोटाई, तो भित्ति की यदि मोटाई की हम लोग बात करें तो भित्ति की जो मोटाई है वो किसकी ज्यादा होगी, तो किसकी ज्यादा होगी, भित्ति की मोटाई यदि आप लोग देखोगे तो बाएं निलय की ज्यादा होती है बजाय किसके, दाएं निलय की। दाएं निलय की तुलना में किसकी ज्यादा होगी, बाएं निलय की ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, दाएं निलय की तुलना। और यदि आपसे पूछा जाए कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, तो लगभग 3 गुना ज्यादा होगी। ये जो दाएं बायां निलय है इसकी लगभग लगभग 3 गुना, 3 गुना ज्यादा होती है। लगभग कितने गुना ज्यादा होती है, 3 गुना ज्यादा होती है। बाएं निलय की जो मोटाई है भित्ति की वो दाएं निलय की तुलना में लगभग कितने गुना ज्यादा होती है, 3 गुना ज्यादा होती है। तो 3 गुना ज्यादा होती है किसकी, बाएं निलय की, बजाय किसकी, दाएं निलय। दाएं निलय की तुलना में बाएं निलय की भित्ति की जो मोटाई है वो 3 गुना क्या होगी, ज्यादा पाई जाती है। दायां निलय वो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है बजाय बाएं निलय की, बजाय किसके, बाएं निलय के ज्यादा होता है। एक हृदय चक्र में संकोचन और अनुशीतलन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा, एक हृदय चक्र, जिसमें समय कितना लगेगा, 0.8 सेकंड का लगेगा, 0.8 सेकंड का लगेगा। तो ये आपकी हृदय को लेकर चीजें, एक तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, हृदय को लेकर के इस तरह से आप लोगों के लेवल पर पूछा जा सकता है आप हृदय को लेकर। अब यदि हम लोग देखें, कार्य प्रणाली हो गई हृदय की कंप्लीट। अब इसके बाद में यदि आप लोग देखोगे कि जो हृदय है, यदि आपसे कहा जाए कि प्रथम कृत्रिम हृदय, प्रथम कृत्रिम हृदय, पहला जो कृत्रिम हृदय है वो किसने बनाया था, या पहला कृत्रिम हृदय कौन सा था, तो अमेरिका में बनाया गया था, कौन सा, जार्विक 7। जार्विक नामक एक वैज्ञानिक थे, तो ये 7 लोगों का एक समूह था, इसलिए इसको जार्विक 7 कह दिया। इन 7 लोगों ने इसको डेवलप किया था, विज्ञान 7 वैज्ञानिकों के एक समूह ने, जिसका हेड कौन था, जार्विक था, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया, जार्विक 7। तो यदि आप लोगों से कहा जाए कि दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय, तो आंसर क्या हो जाएगा, जार्विक 7। आर्टिफिशियली रूप से डेवलप किया गया कौन सा हृदय, जार्विक 7 है। एक हृदय प्रत्यारोपण देखते हो आप लोग, हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण का मतलब समझते हो, एक का हृदय दूसरे में लगा देना। प्रत्यारोपण का मतलब क्या हो गया, एक का हृदय दूसरे में लगा देना, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यारोपण। तो यदि हृदय प्रत्यारोपण की आप लोग बात करोगे तो हृदय प्रत्यारोपण विश्व का, विश्व में यदि देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है, एक तो ये ध्यान रखना है। फिर यदि आपसे देखा जाए भारत का, तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है, ये आपके। तो यदि विश्व में यदि आप लोग देखोगे कि विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण तो कब हुआ था, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, हाँ, तो विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ है वो कब हुआ है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, तो विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ है, 3 दिसंबर 1967, 3 दिसंबर 1967 को हुआ है आपके, कब हुआ है, 3 दिसंबर 1967 को पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। और पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर कौन था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड था। कौन था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड था, डॉक्टर क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बेनार्ड था।
डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे दुनिया के। और ये डॉक्टर क्रिश्चियन जो बेनार्ड पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था दुनिया का। और डॉक्टर क्रिश्चियन जो बेनार्ड हैं इन्होंने कहां पर किया था ये, तो कहां पर हुआ था पहला हृदय प्रत्यारोपण? दक्षिणी अफ्रीका, जो केप टाउन जगह ना आपके, उसमें हॉस्पिटल है, केप टाउन हॉस्पिटल के नाम से है, उसमें हुआ था। तो दक्षिणी अफ्रीका, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका, केप टाउन हॉस्पिटल कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका। केप टाउन हॉस्पिटल दक्षिणी अफ्रीका में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ है। लेकिन इंडिया का देखा जाए कि भारत का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? हाँ, 17 नहीं, 3 अगस्त 3 अगस्त 1994 1994 को हुआ है पहला। और ये जो हुआ था पहला हृदय प्रत्यारोपण वो कहां पर हुआ था? एम्स दिल्ली में। और किसने किया था? डॉक्टर कौन था? हैं? डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल ने हिंदुस्तान में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। और दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। तो दुनिया में पहला तो किसने किया है? क्रिश्चियन बेनार्ड ने। लेकिन भारत में पहला किसने किया है? वेणुगोपाल ने किया है। और भारत में जो पहला किया था वो कहाँ हुआ था? एम्स, एम्स नई दिल्ली में। कहां पर हुआ? एम्स नई दिल्ली में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था इंडिया में। एम्स, एक आपके राजस्थान में भी एम्स की ब्रांच है ना, कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर। राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर में एम्स। राजस्थान में एम्स कहां पर है? जोधपुर में आपके। जयपुर में तो एसएमएस सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? एसएमएस। तो फिर क्या? अच्छा अच्छा, कृष्ण कंफ्यूज कर देता है। तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था आपके हिंदुस्तान में। और कहाँ हुआ? एम्स नई दिल्ली में हुआ था। विश्व का पहला डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। कहाँ हुआ? केप टाउन हॉस्पिटल दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। तो हृदय प्रत्यारोपण को लेकर यदि कभी आपसे पूछा जाता है तो टोटल हृदय प्रत्यारोपण को लेकर ये आपके हृदय की पूरी क्या हो गई? व्यवस्था। अब यहां से एक टॉपिक और घट रहा है आपके, जिसको हम लोग कल की क्लासों में करेंगे। बीपी, ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लोटिंग, इसके अलावा रुधिर वाहिकाएं, इन सबको मिलाकर के छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कल की क्लास में करेंगे आपके। सबसे बड़ा टॉपिक हृदय था जो आपके 2 क्लासों में कंप्लीट हुआ। एक में डाटा बताया था आपको, एक में एक हृदय की एक और ध्यान रखना, हृदय की गति। हृदय की यदि आपसे पूछा जाए हृदय धड़कन का मापन तो किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय की गति का मापन, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए हृदय की गति का मापन, हृदय की गति का मापन, कि हृदय की गति का मापन किससे किया जाता है, तो ध्यान रखना हृदय की गति का मापन किससे करते हैं? ईसीजी होती है। सॉरी, ये तो हृदय की ईसीजी हृदय की होती है। ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और एक होती है ईजी जो किसकी होती है? ब्रेन की, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो हृदय पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हृदय की गति का मापन किससे करते हैं? ईसीजी से करते हैं। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियो ऑडियोग्राफी। ध्यान रखना आप लोग, कई दफे इसकी फुल फॉर्म आ गई है, कई दफे इसकी फुल फॉर्म एग्जामों में आ चुकी है। हृदय की गति का मापन ईसीजी से करते हैं। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियो
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। तो यदि आपसे कहा जाए कि धड़कन तो किससे सुनते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टरों के गले में डली रहती है ना, उससे तो हम धड़कन सुनते हैं, और उससे केवल हृदय की नहीं किसी भी अंग की सुन सकते हैं उससे। लेकिन स्पेशली ईसीजी किसकी होती है, हृदय की होती है, और किसी अंग की नहीं होती है ईसीजी। ईसीजी केवल और केवल किसकी होती है, हृदय की होती है। हृदय की गति का क्या किया जाता है, इससे मापन किया जाता है आपकी, कि हृदय की गति क्या चल रही है। चलो ये आपके हृदय वाला टॉपिक था। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।